हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में व्यक्तित्व चैप्टर के बारे में। देखिए, इस वीडियो में बात होगी व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषाएं, व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व के सिद्धांत। इन पॉइंट्स पर आधारित प्रश्नों पर बात होगी। और अभी तक जो है हम लोग 205 प्रश्न पढ़ चुके हैं। 500 MCQ की जो सीरीज है उसके 205 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी 11 पार्ट पर बात हो चुकी है। और आज है आपका 12वां पार्ट। अगर आपने 11 पार्ट नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी राज्य का टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो गारंटी देता हूं, अगर आप ये सीरीज पढ़ लेते हैं तो बाल विकास में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप बहुत ही अच्छा करके आएंगे। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। पहला प्रश्न हमारा, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? सेल्डन ने, फ्रायड ने, आल्पोर्ट ने, कैटल ने। तो ये दिया है फ्रायड महोदय ने। अगला प्रश्न है, सील गुड सिद्धांत जो है किसने दिया है? कैटल ने यानी आरबी कैटल, आल्पोर्ट, दोनों या सेल्डन ने। देखिए, सील गुड सिद्धांत से जो है आल्पोर्ट और कैटल दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, चेतन मन, अर्ध चेतन मन, अचेतन मन के बारे में अवधारणा किसने दी? स्किनर ने, रूसो ने, नन ने या फ्रायड ने। तो ये दिया था फ्रायड महोदय ने। देखिए, जो चेतन मन होता है ये आपका कितना होता है? ये आपके माइंड का 10% होता है। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो 10% होता है, और जो अचेतन मन होता है वो 90% होता है, अनकॉन्शियस माइंड। और सब कॉन्शियस माइंड को जो है 0% माना गया है फ्रायड के अनुसार। ठीक है, चेतन मन जो होता है ये वर्तमान से जुड़ा हुआ होता है। अर्ध चेतन मन जो होता है वो कहते हैं कि आधा चेतना में होता है, आधा चेतना में नहीं होता है। और जो आपका अचेतन मन है इसमें क्या होता है? इसमें मन में दुखी, दंभित इच्छाएं होती हैं। ठीक है, यानी जो दुख भरा हुआ आपका दबी हुई जो इच्छाएं हैं वो आपके अचेतन मन में होती हैं। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है कि ऐसा मन कौन सा है जिसमें दुखी, दंभित इच्छाओं का भंडार होता है? चेतन मन, अर्ध चेतन मन, अचेतन मन या बी और डी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा मन जिसमें दुखी, दंभित इच्छाओं का भंडार होता है वो आपका अचेतन मन होता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, मांग का सिद्धांत जो है किसने दिया है? देखिए, मांग का जो सिद्धांत है ये दिया है अब्राहम मास्लो ने। और 5 प्रकार की मांगे बताई हैं। कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इन्होंने जो है एक पिरामिड आकार का अपना सिद्धांत दिया है, उसमें जो है 5 प्रकार की मांग बताई हैं। पहली बताते हैं शारीरिक मांग, दूसरी बताते हैं सुरक्षा की मांग, तीसरी बताते हैं समाज की मांग, और चौथी बताते हैं सम्मान की मांग, और पांचवी बताते हैं आत्मसिद्धि की मांग। तो इन मांगों के आधार पर जो है इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है और कहते हैं इन 5 प्रकार की मांगों के आधार पर जो है व्यक्तित्व होता है। ठीक है, तो मांग का सिद्धांत जो है अब्राहम मास्लो ने दिया है। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इड, ईगो, सुपर ईगो में पर्सनालिटी को किसने बांटा है? मन के आधार पर जो है इड, ईगो, सुपर ईगो में पर्सनालिटी को किसने बांटा है? ये बांटा है फ्रायड महोदय ने। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुखवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ कौन है? इड है, ईगो है, सुपर ईगो है या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इड को हिंदी में इदम कहते हैं, ईगो को अहम और सुपर ईगो को पराहम। देखिए, सुखवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है आपका इड, यानी क्या जुड़ा हुआ है? इदम। ठीक है, अगला है, वास्तविकता पर आधारित होता है, ईगो, सुपर ईगो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए, वास्तविकता पर जो आधारित होता है वो आपका होता है ईगो। सुखवादी सिद्धांत पर कौन होता है? इड। अगला है, पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ कौन होता है? इड, ईगो, सुपर ईगो या पहला और दूसरा दोनों? देखिए, पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है आपका इड, यानी इदम। अभी मैंने आपको बताया था कि इड को जो है हिंदी में इदम कहते हैं, ईगो को अहम कहते हैं और सुपर ईगो को पराहम कहते हैं। प्रश्न है, लिबिडो की अवधारणा यानी काम प्रवृत्ति से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं वो किस में होती हैं? इदम में, अहम में, पराहम में या इनमें से कोई नहीं? ये होता है इदम में। अगला है, मानवतावादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ कौन होता है?
इड, ईगो, सुपर ईगो या बी और सी, ईगो या सुपर ईगो? तो मानवतावादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है आपका ईगो। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सामाजिकता नैतिकता पर आधारित होता है? इड, ईगो, सुपर ईगो या ऑल ऑफ एबोव, सभी? देखिए सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित होता है सुपर ईगो, यानी आपका पराहम होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी सिद्धांत और देवत्व की प्रवृत्ति ये किससे जुड़ी हुई होती है? तो ये जुड़ी हुई होती है इड से होती है, ईगो से होती है, सुपर ईगो से होती है, या ईगो और सुपर ईगो दोनों से होती है? देखिए आदर्शवादी सिद्धांत और देवत्व की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ जो होता है यह आपका सुपर ईगो होता है। अगला है, मूल्यों का आंतरीकरण कहाँ होता है? इड में, ईगो में, सुपर ईगो में, या इनमें से किसी में नहीं? देखिए मूल्यों का आंतरीकरण, मूल्यों का आंतरीकरण क्या होता है कि आंतरिकीकरण यानी अपने अंदर जो है नैतिकता को लाना, जो आपके आदर्श हैं, जो आपके मूल्य हैं समाज में, उनको अपने अंदर समाहित करना। ये किस में होता है? अभी मैंने आपको बताया था सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित कौन होता है? सुपर ईगो। तो मूल्यों का आंतरिकीकरण कहाँ होता है? सुपर ईगो में, पराहम में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण कहाँ होता है? इड में, ईगो में, यानी दोनों में, या सुपर ईगो में? देखिए जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है यानी दुख जो है, दंभित इच्छाएं हैं, ये कहाँ होती हैं? ये होती हैं आपके अचेतन मन में, और अचेतन मन से जुड़ा हुआ है आपका इड। तो आपका ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए इड, ईगो, सुपर ईगो, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, ये तो आपकी चॉइस है। बाकी जितने भी प्रश्न आने वाले हैं मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिए हैं व्यक्तित्व के चैप्टर से। इससे पहले मैंने टीएटी, सीएटी, एससीटी जो भी आपकी विधियां हैं उन पर बात की थी। आज जो है मैंने आपको जैसे बताया अर्थ, परिभाषाएं, प्रकार और सिद्धांत पर बात हो रही है। तो इसमें जो इड, ईगो, सुपर ईगो है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन है, इस पर आपका एक प्रश्न बनता ही है, चाहे आप सीटेट देने जाएं या टेट देने जाएं। अगला प्रश्न है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इड, ईगो, इड और सुपर ईगो के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। इड, ईगो के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। ईगो और सुपर ईगो के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है जिसमें ईगो मजबूत होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इड और सुपर ईगो के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है, यानी आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ के चट्टान से की गई है, किस सिद्धांत में? गुण के सिद्धांत में, प्रकार के सिद्धांत में, मनोविश्लेषण के सिद्धांत में, या व्यवहारवाद के सिद्धांत में? देखिए ये की गई है आपकी किसमें? मनोविश्लेषण के सिद्धांत में। देखिए मैंने आपको बताया था चेतन मन और अर्धचेतन मन और अचेतन मन के बारे में। देखिए चेतन मन जो होता है आपका वो कितना होता है? 10%। ठीक है, और 0% आपका क्या होता है? अर्धचेतन मन। 90% क्या होता है आपका? अचेतन मन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बर्फ से तुलना की गई है। ये जो है बर्फ के, ये जो है जो आपका बर्फ है ये तैर रहा है मान लीजिए समुद्र में, कुछ 90% हिस्सा जो जल में है, 10% हिस्सा जो है ऊपर है। जो 10% हिस्सा है आपका वो चेतन मन है, और ये जो लाइन है आपकी 0% वाली ये आपकी अर्धचेतन मन है, और जो अचेतन मन है वो 90% है। तो मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ के चट्टान से की गई है, किसमें? मनोविश्लेषण के सिद्धांत में, और मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड ने दिया था। अगला है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय जो है किसने दिया है? पावलाव ने, स्किनर ने, फ्रायड ने, युंग ने? तो ये दिया है युंग महोदय ने। अगला है, अगला प्रश्न हमारा, व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? हिप्पोक्रेटस के द्वारा, क्रैचमर के द्वारा, सेल्डन के द्वारा, या स्पेंजर के द्वारा? देखिए ये दिया गया है स्पेंजर के द्वारा। स्पेंजर तो जो थे आपके ये जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, पर्सोना शब्द जो है किस भाषा का है? देखिए पर्सोना का जो मतलब होता है वो होता है मास्क या मुखौटा। तो पर्सोना जो है किस भाषा का है? जापानी है, लैटिन है, ग्रीक है, या रूसी है? तो पर्सोना जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है। ठीक है, अगली जो परिभाषा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछी गई है। प्रश्न है, यह कथन किसका है? व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के अपूर्व समायोजन को स्थापित करता है। किसने कहा है? रेक्सरॉक, वुडवर्थ, आलपोर्ट, रॉस? तो ये कहा आलपोर्ट महोदय ने। ये 1937 में परिभाषा दी गई थी, किसके द्वारा? आलपोर्ट के द्वारा। इसको कैसे याद रखेंगे? आल मतलब होता है सभी, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। सभी जो बंदरगाह होते हैं वो गत्यात्मक यानी
गतिकी अवस्था में होते हैं और वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हैं। ठीक है, देखिए 1937 में ये परिभाषा दी गई थी इनके द्वारा और कहा गया था कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के अपूर्व समायोजन को स्थापित करता है। लेकिन उन्होंने 1961 में इसमें परिवर्तन किया और वातावरण के अपूर्व समायोजन के स्थान पर क्या किया, इन्होंने लिखा विशिष्ट व्यवहार और चिंतन, शब्दों को जोड़ा। तो इनकी परिभाषा 1961 में हो जाती है, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो विशिष्ट व्यवहार और चिंतन को स्थापित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व समाज के मान्य व अमान्य गुणों का योग है। किसने कहा? ये कहा है रेक्स और रॉक ने। मान लीजिए रेक्स जो है ऐसी रॉक है जिसको समाज में माना भी जाता है और नहीं माना जाता है। रेक्स जो है, रेक्स ऐसी चट्टान है मान लीजिए जिसको समाज में माना भी जाता है और नहीं माना जाता है। इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला है व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं व भावनाओं का संगठन है। किसने कहा है? रॉस ने, आर.के. मार्टन ने, नन ने, गिलफोर्ड ने। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं व भावनाओं का संगठन है। ये किसने कहा है? ये कहा है आर.के. मार्टन ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए जो आर.के. जो बच्चा है या आदमी है उसकी जन्मजात मूल प्रवृत्ति और इच्छा है कि वो मटन खाए। ठीक है, इस तरीके से रिलेट करके याद रखिएगा। अगला है व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है। ये कथन किसका भैया? वुडवर्थ का, गिलफोर्ड का, मन का या नन का? व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है, ये कहा है गिलफोर्ड महोदय ने। देखिए वुडवर्थ ने एक और परिभाषा दी है, इन्होंने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का योग है। ठीक है, जबकि गिलफोर्ड कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं? स्प्रेंजर ने, युंग ने, कोहलर ने, आइजेनक ने। तो ये बताया है युंग महोदय ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आपको मिल सकता है क्योंकि ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, देखिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कौन होता है, यानी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी किसकी होती है? नेता खिलाड़ी या नेता खिलाड़ी दोनों या संत की? देखिए जो बहिर्मुखी होता है ये दोनों होते हैं, नेता और खिलाड़ी। और इंट्रोवर्ट वो होते हैं, दार्शनिक है, संत हैं। ठीक है, ये आपके इंट्रोवर्ट होते हैं। अगला प्रश्न है आपका एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं? क्रैचमर, सेल्डन, कैनन, युंग। तो ये बताया है क्रैचमर ने। किसने बताया है? क्रैचमर ने। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। देखिए एथलेटिक क्या होता है? जो सुसंगठित शरीर वाला, पुष्ट मांसपेशियां, चौड़ा कंधा, लंबे हाथ पैर। ठीक है, वो होता है आपका एथलेटिक। एस्थेनिक होता है दुबला पतला। पिकनिक क्या होता है? पिकनिक होता है नाटा कद वाला। ठीक है, सटे हुए अंग, बड़ा धड़, छोटे हाथ पैर, गोलाकार कंधा, वक्ष सीधा साधा लोकप्रिय होता है। और डिस्प्लास्टिक होता है बेमेल अंगों वाला। ठीक है, तो इन चार प्रकार, ये जो चार प्रकार बताए हैं एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक, ये क्रैचमर ने बताए हैं। अगला है सेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार कितने बताए हैं? देखिए सेल्डन ने जो है शरीर की विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, गोलाकृति वाले, आयताकृति वाले और लंबाकृति वाले। देखिए गोलाकृति जो है इंग्लिश में एंडोमार्फिक, आयताकृति वाले मीसोमार्फिक और लंबाकृति वाले एक्टोमार्फिक कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए जो आपका गोलाकृति वाला होता है, एंडोमार्फिक जो होता है, वो कोमल और गोल शरीर वाला, पाचक अंग विकसित होते हैं, पेट और नितंब जो है बड़े होते हैं। और जो मिसोमार्फिक होते हैं वो हष्टपुष्ट, जोशीले, क्रोधी, भारी शरीर वाले और पतली चमड़ी शरीर वाले, लंबे होते हैं। और आपका जो लंबाकृति होता है एक्टोमार्फिक, वो लंबे, नाजुक, अविकसित मांसपेशी वाले होते हैं। ठीक है, तो सेल्डन ने जो है 3 प्रकार बताए हैं, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। अगला है सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्थूल प्रत्यय विचार वाले व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं? स्किनर, रूसो, थांडाइक, नन। तो ये बताया है थांडाइक महोदय ने। विचार के आधार पर पर्सनालिटी को 3 प्रकार बताए हैं, सूक्ष्म विचार वाला,
स्थूल विचार वाला और प्रत्यय विचार वाला। ठीक है, देखिए स्थूल विचार वाले कौन होते हैं? जो वस्तुओं के माध्यम से विचार करते हैं, जैसे भूगोल में मानचित्र की सहायता से ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, भूगोलवेत्ता। सूक्ष्म विचार वाले जैसे गणितज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं। और जो प्रत्यय विचार वाले जो संकेतों या चिन्हों के माध्यम से विचार करने वाले होते हैं, जैसे गणितज्ञ हैं, भौतिक विज्ञानी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हिप्पोक्रेटिस ने चिकित्सा के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? देखिए इन्होंने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? काला पित्त वाला, पीला पित्त वाला, अधिक रक्त वाला और कफ प्रधान व्यक्तित्व। तो ये 4 प्रकार बताए हैं हिप्पोक्रेटिस ने। काला पित्त वाला कैसा होता है? कुंठित विचार वाला होता है, निराशावादी होता है, दुखी होता है और मलिन व्यक्ति होता है। पीला पित्त वाला का होता है, जो पीला पित्त होता है जिसका, वो होता है क्रोधी, लड़ाका, तीव्र गति वाला व्यक्तित्व। अधिक रक्त वाला आशावान होता है, सम्मानित होता है, वीर स्वभाव वाला होता है। ठीक है, और कफ प्रधान व्यक्तित्व वाला होता है आपका कफ प्रधान, ये होता है शांत, भीरू, उदार मन वाला। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है टाइप्स ऑफ मैन। ये पुस्तक जो है किसकी है? थॉर्नडाइक की, स्प्रेंगर की, क्रेस्मर की या रॉस की? देखिए ई स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में जो है 6 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो ये पुस्तक किसकी है? स्प्रेंगर की है। अगला प्रश्न इसी पर है कि ई स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? देखिए इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। कितने भैया बताए हैं? 6। कौन कौन से? सैद्धांतिक भावना वाला व्यक्ति, ये एक प्रकार बताया है। और सैद्धांतिक भावना वाला व्यक्तित्व वाला यानी जो सिद्धांतों पर चलता है, जैसे दार्शनिक हो गया, वैज्ञानिक हो गया। ठीक है, लेखक है, साहित्यकार है। दूसरा बताया है सामाजिक व्यक्तित्व, जिसका सामाजिक व्यक्तित्व होता है, जैसे समाज सेवी और सोशल वर्कर जो होते हैं। आर्थिक व्यक्तित्व वाला यानी जो अर्थ से जुड़ा हुआ होता है, धन संपदा से जुड़ा हुआ होता है, जैसे उद्योगपति, व्यवसायी, दुकानदार। फिर होता है आपका चौथा राजनीतिक व्यक्तित्व वाला, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और एमएलए, एमएलसी। ये 5वां है आपका धार्मिक व्यक्तित्व, यानी जो धर्म से जुड़ा हुआ है, जैसे संत है, पुजारी है, साधु है, पादरी है, मौलवी है। 6ठा बताया है इन्होंने सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व वाला। ई स्प्रेंगर की बात कर रहा हूँ, कहीं और मत चले जाइएगा। देखिए बाल विकास आपको अगर पढ़ना है तो इतना आपको ध्यान देना होगा। और ये जो 500 MCQ की सीरीज चल रही है, जिस दिन पूरी हो जाएगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि PDF कैसे मिलेगी। ठीक है, तो 6ठा वाला आपका सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व, और इसके अंतर्गत कौन आते हैं? मूर्तिकार, चित्रकार और संगीतकार। तो ई स्प्रेंगर ने जो है 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। सैद्धांतिक भावना वाला व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, सामाजिक व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व और सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व। अगला है स्वभाव। अगला प्रश्न देखिए छूटा जा रहा है। भगवत गीता में वर्णित व्यक्तित्व के प्रकार कितने हैं? 2, 3, 4, 6। देखिए भगवत गीता में भैया 3 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। सतोगुणी व्यक्तित्व, रजोगुणी व्यक्तित्व या नहीं, मतलब पहला सतोगुणी, दूसरा रजोगुणी और तीसरा आपका तमोगुणी। देखिए सतोगुणी जो होता है, सतोगुणी वाला जो होता है, ये सभी गुणों से संपन्न होता है और ईश्वर और धर्म में आस्था रखता है। दूसरा आपका होता है रजोगुणी। देखिए ये गुण और अवगुण वाला होता है। ठीक है, जैसे को तैसा वाला, और कर्म में आस्था रखता है। ठीक है, तीसरा बताया है इन्होंने तमोगुणी। तमोगुणी वाला जो होता है लड़ाई झगड़ा करने वाला और युद्ध प्रेमी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भगवत गीता में 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए, सतोगुणी व्यक्तित्व, रजोगुणी व्यक्तित्व, तमोगुणी व्यक्तित्व। अगला है स्वभाव के अनुसार ई क्रेस्मर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? स्वभाव के अनुसार कौन कौन से बताए हैं? साइक्लॉइड, साइजॉइड, लहरी, अलहरी, प्रशासक, अप्रशासक या इनमें से कोई नहीं? देखिए स्वभाव के अनुसार जो है, जो आपके महोदय हैं ई क्रेस्मर, इन्होंने जो है 2 प्रकार बताए हैं। एक बताया आपका साइक्लाइड और एक आपका बताया साइजॉइड। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का जो निर्धारण किया है वो W.V. कैनन ने किया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने निम्न प्रकार से बांटा है, जो आपके W.V. कैनन है
शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को जो है 5 भागों में बांटा है। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। अधिक थायराइड ग्रंथि वाला पहला व्यक्तित्व बताया है, फिर बताया दूसरा न्यून थायराइड वाला ग्रंथि वाला, फिर तीसरा बताया है पिट्यूटरी ग्रंथि वाला, फिर चौथा बताया है एंड्रेलिन ग्रंथि वाला, गोनाड ग्रंथि वाला। ये 5 प्रकार बताए हैं डब्ल्यू कैनन ने। शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर कैनन ने 5 प्रकार बताए हैं। साइक्लाइड और साइजॉइड व्यक्तित्व के प्रकार जो है किसने बताए हैं? क्रैस्मर ने बताए हैं। लहरी और अलहरी जो व्यक्तित्व का प्रकार बताया है वो आरवी कैटल ने बताया है। देखिए ये स्वभाव के आधार पर ही हैं। लहरी और अलहरी स्वभाव के आधार पर ही बताए गए हैं। और किसने बताए हैं? आरवी कैटल ने। प्रसारक और अप्रसारक जेएम स्टीफेंस ने बताए हैं, स्वभाव के आधार पर ही। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शरीर रचना सिद्धांत जो है किसने दिया है? फ्रायड ने, क्रैस्मर सेल्डन ने, कैटल ने, या इनमें से किसी ने नहीं? ठीक है, शरीर रचना सिद्धांत जो है क्रैस्मर व सेल्डन ने दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है किससे जुड़ा हुआ है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि से? क्लाउड पिक्चर टेस्ट पढ़ क्या रहे हैं? पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी से ही जुड़ा हुआ है। अगला है, शेष जो निम्न है इसमें से कौन सा भिन्न है? टीएटी, 16 पीएफ, रेवन का परीक्षण या ड्राई मैन परीक्षण? देखिए जो टीएटी, 16 पीएफ, ड्राई मैन परीक्षण है ये व्यक्तित्व के परीक्षण है। रेवन का परीक्षण जो है ये भिन्न है। तो आपका सी ऑप्शन जो है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शेष से भिन्न निम्न में से कौन सा है? टीएटी, 16 पीएफ, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्राई मैन टेस्ट? तो 16 पीएफ जो है ये आपका अप्रक्षेपी विधि है। ठीक है, और ये जो आपका टीएटी और क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्राई मैन टेस्ट जो है ये प्रक्षेपी विधि है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो आपका टीएटी है, सीएटी है, एससीटी है और आईबीटी है ये आपकी जो है प्रक्षेपी विधियां हैं। प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन में क्या होता है? दबी हुई इच्छाएं होती हैं। टीएटी जो है, टीएटी का पूरा नाम थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण 1935 में मार्गन मुरे के द्वारा दिया गया था। इसमें 31 कार्ड थे। 10 कार्ड पर महिला का चित्र, 10 कार्ड पर पुरुष का चित्र और 10 कार्ड ऐसे थे जिस पर महिला और पुरुष दोनों के चित्र बने हुए थे। एक कार्ड आपका खाली था। दूसरा होता है आपका सीएटी, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, जिसे कहते हैं बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण, 1948 में दिया गया था। इसमें कुल 10 कार्ड थे। 10 कार्ड पर जो थे विदेशी जानवरों के चित्र बने हुए थे, जिसकी वजह से ये बेकार हो जाता है, भारत में लागू नहीं हो पाता है। टीएटी और सीएटी परीक्षण का भारतीयकरण उमा चौधरी जी ने किया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आईबीटी जो था इंक ब्लॉट टेस्ट वो दिया था हरमन रोसा ने, इसमें भी 10 कार्ड थे। एससीटी जो है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है पाइन व टेंडलर ने दिया है। तो ये आपकी प्रक्षेपी विधियां हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन है? प्रक्षेपी विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि या समाजमिति विधि? तो भैया साक्षात्कार विधि जो है ये आपकी सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि होगी। ठीक है, इस चीज को आप लोग थोड़ा देखिए गड़बड़ हो गया, लिखा है व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि जो है ये आपकी होगी प्रक्षेपी विधि। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, साक्षात्कार नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, अचेतन मन का जो अध्ययन है वो कहाँ किया जाता है? अवलोकनात्मक विधि के अंतर्गत, प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत, विषय परक विधि के अंतर्गत या मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत अचेतन मन का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो अचेतन मन का अध्ययन जो है प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत किया जाता है। आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा। ठीक है, तो अचेतन मन के अंतर्गत जो है प्रक्षेपी विधियां आती हैं और चेतन मन के अंतर्गत जो है वो आती हैं आपकी अप्रक्षेपी विधियां। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो हमारा वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में एकदम जनरल नॉलेज दे देता हूँ, आप पॉइंट्स ध्यान से लिख लीजिए। देखिए इड जो होता है आपका, इड वो सुखवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इड जो है अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। अचेतन मन में क्या होता है? दबी हुई इच्छाएं होती हैं। काम प्रवृत्ति से, लिबिडो अवधारणा से जुड़ा हुआ है। इदम जो होता है यानी इड होता है पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। ईगो की बात कर लें, ईगो जो होता है वास्तविकता पर आधारित होता है, अर्धचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है।
मानवतावादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ होता है। अगला है सुपर ईगो। देखिए सुपर ईगो जो होता है आदर्शवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ होता है, सामाजिकता नैतिकता पर आधारित होता है, चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है और देवत्व की प्रवृत्ति को धारण करता है। तो ये आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, तो वो तो कोई बात नहीं है, लंबा वीडियो होगा ही, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं फालतू की बातें नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहीं पर जो हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।